गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 14th ऑफ मई के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन बीइंग आज संडे का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और आप सब लोग जानते हैं कि संडे का पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है एज पर दी साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम शशांक है। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। चलिए आगे देखते हैं। पहली न्यूज आ रही है कोविड 19 से। मतलब कोविड आया और अभी भी है, लेकिन अभी तक न्यूज नहीं आ रही है, देख रहे हो। सो कोविड 19 रिक्वायर्स ग्रेटर अटेंशन नाउ। इसको आप लोग लिंक कर सकते हैं GS3 से। GS3 साइंस एंड टेक। देखते हैं लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड कंडीशन, जिसको PCC भी बोलते हैं। PCC क्या होता है? पोस्ट कोविड कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए कि कोविड से कोई ग्रसित हो गया और उसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म या फिर पोस्ट कोविड कंडीशन। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है जो कि होता है कोविड 19 के इफेक्ट से। मान लीजिए कि किसी इंसान को कोविड 19 हो गया और कोविड 19 के होने के कारण जो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, उनको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंसेस, लॉन्ग कोविड या फिर पोस्ट कोविड कंडीशन। ठीक है। अब ये जो पोस्ट कोविड कंडीशन है ना गाइस, ये देखा गया है उन लोगों में जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीन ले लेनी चाहिए जल्द से जल्द। सो पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड वर इन्फेक्टेड बाय कोविड हैव सीन मोर इफेक्ट्स देन द वन हु आर वैक्सीनेटेड। मतलब कि जो लॉन्ग कोविड का एक्सपीरियंस है, जो पोस्ट कोविड कंडीशन का जो कंडीशन है, वो उन लोगों में देखने को ज्यादा मिला है जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। ओके। नाउ क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि PCC पोस्ट कोविड कंडीशन क्या होती है। क्या ये जो वैक्सीन लिए होते हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ता है या नहीं पड़ता। यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं हाउ कोविड इज कॉज्ड, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा इसके बारे में, कोविड के बारे में। देखते हैं गाइस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि ये आपका, मैं अगर बात करूं तो ये आपका कोविड 19 का वायरस हो गया। ओके, ये आप लोग का कोविड का वायरस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा कोविड का वायरस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एस प्रोटीन। इसको बोलते हैं एस प्रोटीन, जिसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। अभी मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं कि ये कैसे वर्क करता है, कोविड 19 कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखते हैं ह्यूमन सेल। ये तो कोविड 19 का सेल है, ये कोविड का वायरस है, कोविड वायरस। ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कुछ इस प्रकार का होता है आपका, जिसमें कि आपका एक बाइंडिंग रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि किसी भी वायरस को ये अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, ये जाके उसमें अटैच हो जाता है एक तरह से। ओके। मैं अगर बात करूं, ये जो एस प्रोटीन का जो ये वायरस है, ये एस प्रोटीन आके जब इसमें अटैच हो जाएगा ना, ये जैसे कि अटैच हो गया इसमें जाके, फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ से 1 का 2 बन जाएगा, फिर 2 का 4 बन जाएगा,
फिर 4 का 8 बन जाएगा। ऐसे 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 करते करते जो ह्यूमन सेल्स हैं जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं कोविड-19 के वायरस से, वो फैलते रहेंगे और बॉडी में कोविड-19 हो जाएगा। सो ये बेसिकली इसका प्रोसेस है। अब समझते हैं कि जो पोस्ट कोविड कंडीशन है वो क्या होती है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहे कोविड-19 के बाद, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का अगला टॉपिक है गाइस, हैमरहेड शार्क होल्ड ब्रेथ ड्यूरिंग डाइविंग। अब ये जो शार्क है ये अपनी सांस रोक लेती है डुबकी लगाते वक्त। अब ये तो न्यूज़ हो गई, अब क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं कि ऐसा कौन सा शार्क है जो डुबकी लगाते वक्त अपनी सांस रोक लेता है। इम्पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सो टॉपिक क्या निकल के आता है, एक टॉपिक निकल के आता है इस शार्क के बारे में, हम पढ़ेंगे शार्क के बारे में। दूसरा एक टॉपिक आता है इसमें एक्टोथर्मिक। ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनका जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो क्या होता है। सो व्हाट आर एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ मैं अगर बात करूं, जो न्यू स्टडी आई है ना गाइस, उसमें कहा गया है कि जो हैमर हेड शार्क है वो अपनी सांस को रोक सकती है डाइव करते वक्त। और ऐसा क्यों करती है ये शार्क, ताकि ये मेंटेन कर सके अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडे पानी के साथ। ठीक है, ये बेसिकली स्टडी देखी गई है कि जो हैमरहेड शार्क है वो डुबकी लगाते वक्त अपनी सांस को रोक लेता है। क्यों, जस्ट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद द कोल्ड वाटर। ठीक है, नाउ ये जो थर्मो रेगुलेशन है ना, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर आसपास के जो सराउंडिंग है, आसपास के सराउंडिंग से मेल खाना। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये जो प्रोसेस है हैमरहेड शार्क का, दिस थर्मो रेगुलेशन इन डीप डाइविंग इज सीन इन अदर मैरिन एनिमल्स एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि ये जो हैमरहेड शार्क है ये सिर्फ इसी में देखा गया है, ये जो बेसिक फीचर है सांस रोक के डुबकी लगाने वाला और थर्मो रेगुलेशन का, ये और भी मेरीन एनिमल्स में देखा गया है। इट इज नॉट जस्ट द हैमरहेड शार्क बट इट इज ऑल्सो सीन इन अदर मेरीन एनिमल्स। आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हैमरहेड शार्क है वो ही सिर्फ थर्मो रेगुलेशन करता है या नहीं। इसका आंसर है नहीं, और भी एनिमल्स थर्मो रेगुलेशन को अंजाम देते हैं, जैसे कि अदर मेरीन और एनिमल्स, जैसे कि आपका फिश हो गया, बहुत सारी और भी आपकी शार्क्स हो गई। ठीक है, जो कि फुली एक्टोथर्मिक होते हैं। अभी मैं इस पे आऊँगा कि ये क्या होता है। ओके, जो कि फुली एक्टोथर्मिक होते हैं एंड देयर बॉडी टेम्परेचर आर रेगुलेटेड बाय देयर एनवायरनमेंट। बहुत सारी फिशेस, बहुत सारे शार्क भी थर्मो रेगुलेशन करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जो ओशन का टेम्परेचर है, जो ओशन का जो ठंडा पानी है, उससे वो रेगुलेट कर सकें। ठीक है, अब आते हैं, एक टर्म आई है न्यूज़ में विच इज एक्टोथर्मिक। व्हाट इज एक्टोथर्मिक? ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक्टोथर्मिक होते हैं विच इंटरनल फिजियोलॉजिकली सोर्सेज ऑफ हीट are of relatively small or of quite negligible importance in controlling body temperature। मतलब कि an ectothermic organism is a organism जहाँ पे कि जो अंदर का जो तापमान है, जो इंटरनल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, हीट के, वो रिलेटिवली कम होंगे एज पर योर आउटर बॉडी टेम्परेचर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रिलाई करना पड़ता है ऑन एनवायरमेंटल हीट सोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो रिलाई करते हैं एनवायरमेंटल हीट पे? यस, दे डू रिलाई ऑन द एनवायरमेंटल हीट विच परमिट देम टू ऑपरेट एट वेरी इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है, ये मैंने हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है।
एक्टोथर्मिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी अंदरूनी प्रक्रियाओं की भूमिका उनके शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखने में बहुत कम हो या बिल्कुल ही ना हो। ऐसे जीव अपने बदन में गर्मी रखने के लिए आसपास के वातावरण में मौजूद गर्माहट के स्रोतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो ऐसे जीव को हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हैमरहेड शार्क है वो एक एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है ना? ऑब्वियसली। सो हैमरहेड शार्क जो है वो भी एक तरह का एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है जो कि थर्मो रेगुलेशन करके अपने अंदर की बॉडी की जो हीट है बाहर की हीट से रेगुलेट करता है, एंड इस रीजन की वजह से दे सर्वाइव इन द ओशियन। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। सो अगर आप लोग द हिंदू देखेंगे उठाकर संडे का 14 मई का, सो उसमें न्यूज़ इतनी लिखी है बस, हैमरहेड शार्क होल्ड ब्रेथ डाइविंग। अब हैमरहेड से लिंक करके मैंने ये एक्टोथर्मिक का कंसेप्ट लेके आया, फिर कंसेप्ट ऑफ थर्मो रेगुलेशन। सो यूपीएससी और भी एग्जाम्स मतलब चाहते हैं कि आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि कहानियों पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार प्लीज। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विच इज लिंक्ड विथ योर GS3। आज के मोस्ट टॉपिक्स GS3 के ही होने वाले, क्योंकि आज साइंस एंड टेक का डे है ना, संडे का, इसीलिए साइंस एंड टेक देखते हैं क्या है। सो होमो सेपियंस हैव द यूनिक एबिलिटी, जो होमो सेपियंस हैं उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है टू अडेप्ट टू डाइवर्स एनवायरमेंट which may have enabled our species, which has helped our ancestors to live in highly fluctuating Pleistocene environment। हम इस पे भी आएंगे कि ऐसा कौन सा environment होता है जिसको Pleistocene environment कहते हैं, मैं इस पे भी आऊँगा कुछ देर बाद। ठीक है, पहले टॉपिक को समझते हैं कि होमो सेपियंस और होमो अडाप्टेशन में क्या लिंकेज है। सो देखिए, जो होमो सेपियंस है ना गाइस, उनके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है किस चीज़ की, ताकि वो लोग अडेप्ट कर सकें बहुत ही ज़्यादा जो डाइवर्स एनवायरनमेंट है उस चीज़ को। इससे क्या होगा कि दिस विल अनेबल आवर स्पीशीज विच हैज़ हेल्प्ड आवर एंसेस्टर्स टू लिव इन अ हाईली फ्लक्चुएटिंग प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट। मतलब कि जो भी होमो सेपियंस हैं, ओके, उनमें एक बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट करने की एक खासियत है, और इसी चीज़ की वजह से जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो रह सकते थे इन द फ्लक्चुएटिंग प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज़। आगे देखते हैं। मैं अगर इस एनवायरनमेंट की बात करूं विच इज़ द प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। नाउ जो एनवायरनमेंट है ना प्लेस्टोसीन के दौरान का, ये बहुत ज़्यादा डायनामिक था, मतलब स्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा ये डायनामिक था, चेंज हो रहा था ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा बदल रहा था, एंड इट अंडरवेंट ड्रामेटिक चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो जो प्लेस्टोसीन का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, वो डायनामिक था। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज आइस शीट्स, इस प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट में आइस शीट्स भी देखने को मिली हैं। गाइज हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है। ठीक है, जो होमो सेपियंस है इसके साथ ये न्यूज़ में है, इसीलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ अगर मैं इस एनवायरनमेंट की बात करूं, सो जो प्लेस्टोसीन का एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे लार्ज आइस शीट्स देखने को मिले हैं, और सारे ही रीजन्स पे जो अर्थ है, अर्थ के सारे रीजन्स पर
ये क्लाइमेट इवेंट हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी, जैसे कि ये अर्थ है किसी एक जगह पे हुआ था, नहीं, इट हैपेंड ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है। और मैं अगर बात करूं, जो प्लेस्टोसीन का क्लाइमेट है वॉज मार्क्ड बाय द रिपीटेड ग्लेशियल साइकिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लेस्टोसीन का क्लाइमेट है वो क्या रिपीटेड ग्लेशियल साइकिल को अंजाम देता है या नहीं। हाँ, ट्रू। इन विच कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, जो ये ग्लेशियर्स थे कॉन्टिनेंट्स के, वो पुश हो रहे थे टू द 40th पैरेलल इन सम प्लेसेस। नाउ ये चीज एस्टिमेट किया जा रहा है कि एट मैक्सिमम ग्लेशियल एक्सटेंट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, इस दौरान, इस एनवायरमेंट के दौरान 30% ऑफ द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड बाई आइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, परसेंटेज वाइज कितना है, कितना था, 30% आइस शीट से ये पूरा कवर था आपका। ठीक है, आइस शीट से पूरा कवर था आपका अर्थ। ओके, सो द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबल कूलिंग हैपेंड विच फॉर्म्ड एन आइस एज, और इसी के दौरान आइस एज भी आया था। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द प्लीस्टोसीन एनवायरमेंट। क्या होता है कि अगर हम लोग होमोसेपियंस के बारे में रीड कर रहे हैं, सो हम लोग को हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि ये एनवायरमेंट क्या है। ओके, सो दिस इज द कंटेंट। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे इसके बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वही जो प्लीस्टोसीन एनवायरमेंट है, उसी के बारे में मैंने यहाँ पे हिंदी में दिया है, जो हमारे हिंदी माध्यम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, सो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एक ब्रेक है, ब्रेक हुआ नहीं है वैसे, यहाँ पे गैप्स की बात हो रही है, जो नेचुरल गैप्स क्रिएट होते हैं ना, वहां उनकी बात हो रही है ये। ओके, सो अ गैप इन द वेस्टर्न घाट। सो यहाँ पे दो तरह की गैप की बात हो रही है। पहला गैप है आपका यहाँ पे पलघट गैप। दूसरा गैप है आपका यहाँ पे विच इज योर शिनकोता गैप। सो पलघट गैप एंड शिनकोता गैप। सो दोनों के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों न्यूज में क्यों है। ये आपका एडिटोरियल में आया हुआ टॉपिक है। ओके, और मैंने इसमें से आपके लिए कंटेंट को ड्राइव किया हुआ है। देखते हैं क्या है। सो जो पलघट गैप है ना, जो केरला में है, ये मेजर ब्रेक है इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंज है, इसमें ये बहुत बड़ा ये गैप है। इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया, लोकेट कहां पे है ये, बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, नीलगिरी हिल्स। बिटवीन क्या, नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ में नीलगिरी हिल्स है, एंड अनाईमलाई हिल्स टू द साउथ, मतलब कि नीलगिरी और अनाईमलाई के बीच में जो है, इसको बोलते हैं क्या, पलघट गैप। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अबाउट 20 माइल्स, मतलब कि लगभग 32 किलोमीटर लंबा है ये, टुवर्ड्स द केरला तमिलनाडु बॉर्डर। और ये बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन रूट है, बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स, बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ओके, नाउ जो पलक्कड़ गैप या फिर जो पलघट गैप है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, वहां के जो लोकल है उसको पलक्कड़ बोलते हैं, हम लोग पलघट बोलते हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होता है।
सो द पलक्कड़ गैप और पलघट गैप इज अ लो माउंटेन पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इट इज अ लो माउंटेन पास in the western Ghat region between Coimbatore in Tamil Nadu and Palakkad in Kerala. Okay, next, अगर मैं इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, सो इट इज 140 मीटर्स, इट इज 140 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, विथ अ विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो 24 से 30 किलोमीटर तक की है. ओके, और ये जो पास है, ये जो पलक्कड़ पास है, ये लोकेट कहाँ है, मैंने जैसे कि रिपीट किया था अभी, नीलगिरी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स के बीच में है ये. ओके, और अगर मैं बात करूं इसके हिस्ट्री की गाइस, सो ये कैसे बना, सो हम लोग जानते हैं कि जो पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे, अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे अब हम लोग का अर्थ, सो पहले एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉन्टिनेंट हुआ करता था विच इज नोन एज पेंजिया. सो ऐसा कुछ था विच इज योर पेंजिया. ठीक है, या इसको बोलते हैं हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है, और इसी से फिर ब्रेक होते होते जो 7 न्यू कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहां पे बने. ओके, नाउ देखा गया है कि जो ओरिजिन है, जो पलघट जो है गैप है, उसका जो ओरिजिन है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के समय तक गया है. आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो ब्रोक ऑफ हो गए, वो एक दूसरे से टूट गए टू फ्रॉम द गोंडवाना लैंडमास. इंडिया एंड मेडागास्कर, जो इंडिया और मेडागास्कर है, ये भी एक लैंडमास थे अंटिल द लार्ज वोल्केनिक एरप्शन हैपेंड एंड दे स्प्लिट, वो अलग हो गए. ठीक है, सो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पलघट गैप गोज बैक टू द हिस्ट्री टिल कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. ठीक है, जो पलघट गैप है इसकी जो हिस्ट्री है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के टाइम पर देखी गई है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिंकोता गैप. हमने पलघट गैप पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द शिंकोता गैप. देखते हैं क्या है. सो दिस इज द गैप बिटवीन वर्शनादु हिल्स, बिटवीन वर्शनादु हिल्स और अगाथिया मलाई. सो इन दोनों के बीच में शिंकोता गैप प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं शिंकोतई पास. वहां के जो लोकल हैं उसको इस नाम से बोलते हैं. नाउ ये लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड है ये बिटवीन नागरकोइल एंड कार्डेमम हिल्स. ये नागरकोइल और कार्डेमम हिल्स के बीच में स्थित है क्या, शिंकोता गैप. ओके, और ये लिंक है किस किस शहर का, विच इज तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई. मतलब कि वंस अगेन इट एक्ट्स एज अ लिंक, मतलब कि ये एक तरह से कम्युनिकेशन का रास्ता है बिटवीन दिस तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये देखेंगे कि जो गैप है, गैप का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन होता है टू क्रिएट कम्युनिकेशन. ठीक है, पहला गैप कम्युनिकेशन क्या मतलब हुआ, जैसे कि रोड हो गया, वहां से जितने भी कम्युनिकेट हो, जैसे कि ट्रेड हो गया. सो इन पासेस से होके ये सब कम्युनिकेट होते हैं. दूसरा है इनका ज्योग्राफिकल टाइप, मतलब कि यहाँ पे जो बारिश होती है, यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है. अच्छा, मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के बताइए कि साउथ में बेसिकली जो केरला वाला रीजन है इसमें वेजिटेशन कौन सा पाया जाता है. ठीक है, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका सबसे पहले. नाउ सो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में जो लिंक है ये शिंकोता गैप प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट द रिवर्स, अगर मैं रिवर्स की बात करूं विच ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि पेरियार, फिर भारतापुझा, फिर नेत्रवती, फिर शरावती, फिर मंदोवी और भी बहुत सारे रिवर्स.
ओके। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एक्सेट्रा। सो न्यूज क्या आई? न्यूज आई शिंकोता गैप के बारे में। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से दो हिल्स के बीच में आता है, विच इज योर वर्षानंदु हिल्स एंड योर अगथराई मलाई। ठीक है, इन दोनों हिल्स के बीच में ये शिंकोता गैप आता है। गैप क्या होता है? गैप होता है टू क्रिएट द कम्युनिकेशन। दो शहरों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए इस गैप को यूज किया जाता है, ट्रेड के लिए। ठीक है, और इसका ज्योग्राफिकल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो फ्लोरा फौना है, जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं दो शहर की, सो तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई, इन दो शहर के बीच में ये लिंक होता है। नाउ अब आते हैं इनके वेजिटेशन पर। इनके वेजिटेशन पर आते हैं। वेजिटेशन एंड रेनफॉल। यहां पे बारिश कैसी कैसी होती है जरा देखते हैं एक बार। सो टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड वेजिटेशन इन वेस्टर्न घाट, ये हमारा टॉपिक आ गया। बेसिकली ये टॉपिक न्यूज में नहीं दिया हुआ, बट चूंकि ये कंटेंट केरला के बारे में बात कर रहा है, सो वेस्टर्न घाट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वेस्टर्न घाट इंपॉर्टेंट हो गया, सो उससे रिलेटेड जितने भी वेजिटेशन है, जितने भी वहां की क्या बोलते हैं रेनफॉल है, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। सो हम वो भी देखना चाहते हैं। देखते हैं, जैसे जैसे मानसून आता है ना, वैसे वैसे द वेस्टर्न घाट और द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, they rise up the western ghats now and the air cools down. This cool air is less able to hold moisture and it is released as rainfall. So यहाँ पे जो rainfall होती है ना guys, इसको बोलते हैं हम लोग orographic rainfall। इसको बोलते हैं हम orographic rainfall। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब कंटेंट में ये भी आ गया, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। देखते हैं एक बार। सो अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, सो जैसे कि ये आपका वाटर बॉडी हो गया, फिर ये आपके पहाड़ हो गए, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हो गए। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, होता ये है कि जैसे कि यहाँ पे सन है, ठीक है, सन तो पीला होता है ना ब्लू क्यों कर दिया मैंने ठीक है, ठीक है, ऑरेंज हो गया ये, कोई नहीं, ये सन है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब ये सन है, जब इसकी हीट जब पड़ेगी वाटर बॉडी पे तो क्या होगा कि दिस विल इवेपोरेट, ऑब्वियसली बात है, दिस इज द बेसिक्स, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म क्लाउड्स। जब क्लाउड्स फॉर्म होगा, सो क्लाउड्स फॉर्म करते क्या होगी, यहां पे बारिश नहीं होगी, होगा क्या, विंड इस क्लाउड को ऊपर तक ले जाएगी और यहां पे कुछ बारिश होगी टुवर्ड्स दिस रीजन, यहां पे इस रीजन में बारिश होगी। सो इसको बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये क्या है, ये बेसिकली आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है, वेस्टर्न घाट्स। अब आप लोग पूछेंगे कि यहां पे तो बारिश हो रही है, बट यहां का फिर क्या हुआ। सो यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पे बारिश हो जाएगी, सो जो इस तरफ का जितना भी रीजन है ना गाइस, उसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन। ये आपका सब का सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th-12th के, अगर किसने पढ़ा हो तो उसको पता होगा, रेन शैडो रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल विच इज सीन इन द वेस्टर्न घाट रीजन इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, नाउ इतना क्लियर हो आप लोगों का? अगर क्लियर हो गया है सो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट।
उसके बाद विल मूव अहेड। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज गिव अ लाइक एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोग लाइक वीडियो कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिखा हुआ है, पालघट गैप क्या होता है उसके बारे में। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, जो वेजिटेशन टाइप है वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो वेस्ट स्लोप्स में है, मतलब कि वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और यहाँ पे जो एलिवेशन है वो कितनी होती है, 200 से 1500 मीटर तक की होती है। और जो रेनफॉल है वो 2500 से 5000 मिलीमीटर तक की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विज ऑफ द डे। क्विज ऑफ द डे। क्विज में बेसिकली मैं क्या कराता हूं आप लोगों को, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्विज में बेसिकली हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका एसएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये मैं कुछ आज क्वेश्चंस लेके आया हूं जो क्या आज 14th ऑफ मई के मैंने जो करंट अफेयर्स कवर किए हैं। और हम जानते हैं कि आज साइंस एंड टेक, क्योंकि आज संडे का पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं, सो साइंस एंड टेक का पेपर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने भी एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं आज वो सारे आपके साइंस एंड टेक पर ही निर्धारित होंगे। देखते हैं आगे। सो आज का क्विज है पहला, आरएसवी, शायद से मैंने कवर भी किया अपने क्लासेस में। आरएसवी, जो आरएसवी है वो द मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन का इन चिल्ड्रन। जो आरएसवी है वो मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन का बच्चों में। और ये किस चीज से ये लिंक है, दिस इज लिंक्ड विथ योर रेस्पिरेटरी डिजीजेज। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था द कंसेप्ट ऑफ URTI, विच इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि जो आरएसवी है वो कॉज होता है एंड इट बेसिकली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है इन विच द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है वो बिल्कुल से चेंज हो जाता है। सो उसको हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग। जीन एडिटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जिसने कि AI बेस्ड इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। सो AI बेस्ड ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट फॉर्म है IRASTE, मतलब आई रास्ते प्रोजेक्ट। सो आई रास्ते प्रोजेक्ट किस शहर ने लॉन्च किया है, दिस इज योर नागपुर। नागपुर ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, बिकॉज सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। सो पेपर को फॉलो आप लोग कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स का, उसको आप लोग देखते रहिए ऑन रेगुलर बेसिस। क्या होता है ना कि हम लोग एक पेपर को फॉलो करते हैं,
और हम लोग को अगर लगता है कि कंटेंट एक पेपर में कम है, सो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ को भी लेकर आते हैं। ठीक है, सो आप लोग का जो करंट अफेयर्स है ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, वो इन तीनों जगह से कवर होके आप लोग के सामने आता है और उसी से लिंक्ड आपकी ये क्विज के क्वेश्चंस भी होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया एक बुक जो कि AI टाइटल है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने AI फॉर एवरीवन बुक को लॉन्च किया है? दैट इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, अप्रूव क्या किया? द ट्रांसफर ऑफ 10 in orbit communication satellites, 10 in orbit communication satellites to which organization? So that is New Space India Limited, option number B. Okay, मैं जब आप लोग के सामने ऑप्शन को टिक करता हूं उससे पहले ही आप लोग ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर एंड फर्स्ट। क्या होता है कि अगर आप लोग सबसे पहले अपने एंड पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सो आप लोग को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का कुछ क्वेश्चन था जो कि 14 मई के क्विज में हमने कवर किया। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हो सके तो मेक अ नोट्स एज वेल। और नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने समझाया हुआ है कि नोट्स टॉपिक वाइज बनने चाहिए, ना कि डेट वाइज। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर 14 मई द हिंदू करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल की द हिंदू के क्लासेस में। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, विल मीट यू श्योर। जय हिंद, टेक केयर।